व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5 यानी ऑर्गेनाइजिंग को। तो देखो हमने इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो वो फर्स्ट वाला वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लो। उसके बाद आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आज के वीडियो पे काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना और वीडियो को समझने की कोशिश करना, क्योंकि आज के वीडियो में जो भी टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज के वीडियो पे आपका 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए। देखो आज के वीडियो में सबसे पहला टॉपिक हमने कवर करना है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मैनेजर की बात करें तो एक मैनेजर के पास बहुत सारे काम होते हैं और वो मैनेजर सारे काम को अकेले नहीं कर सकता है। तो एक मैनेजर अपने कुछ काम को अपने से नीचे वाले एम्प्लॉइज, अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देता है। अब देखो एक मैनेजर की अगर हम लोग बात करें तो एक मैनेजर के पास इतना टाइम नहीं होता है और एक मैनेजर इतना एबल भी नहीं होता है कि वो सारा काम खुद ही कर सके। तो जब एक मैनेजर अपने काम को अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है, यानी कि अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो अथॉरिटी को भी ट्रांसफर करता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपने प्रिंसिपल भी पढ़ा था कि किसी को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, अथॉरिटी ना देना ये भी गलत है, और किसी को सिर्फ अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देना ये भी गलत है। तो यहाँ पे एक मैनेजर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपने अथॉरिटी को भी अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर देता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आंसरेबिलिटी जो होगा वो भी फिर भी मैनेजर के पास ही रहेगा। यानी कि अगर काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि काम किसका था? मैनेजर का था। अब वो काम अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दिया, तो अगर सबऑर्डिनेट इस काम को पूरा नहीं कर पाता है तो जो जवाबदेही होगा, जो अकाउंटेबिलिटी होगा वो मैनेजर का ही होगा। जवाब तो मैनेजर को ही देना पड़ेगा। तो क्या है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? देखो इट रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर। याद रखना है डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी। अब जब अथॉरिटी आएगा तो इसके साथ याद रखना है कि मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। अथॉरिटी के साथ साथ मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल भी बोलता है कि सिर्फ किसी को अथॉरिटी देना भी गलत है और सिर्फ किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी गलत है। अगर अथॉरिटी देना है तो साथ में मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है तो साथ में मैचिंग अथॉरिटी भी देना है। तो इट रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू अ सबऑर्डिनेट। यानी यहाँ पे दो लोग आने वाले हैं, ये पहले भी पता चल रहा था कि एक सुपीरियर होगा जो बड़े लेवल पे होगा और एक सबऑर्डिनेट होगा जो छोटे लेवल पे होगा। यहाँ सुपीरियर अपना काम जो है अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करेगा। तो इट रेफर्स टू द डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम ए सुपीरियर टू ए सबऑर्डिनेट। अब उसके बाद जब हम लोग डेलीगेशंस की बात करेंगे तो डेलीगेशंस में तीन महत्वपूर्ण एलिमेंट्स हैं, तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। उन तीन एलिमेंट्स को सबसे पहले समझना। देखो डेलीगेशंस के क्या क्या एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला अथॉरिटी। अब अथॉरिटी क्या होता है? तो अथॉरिटी रेफर्स टू द पावर ऑफ सुपीरियर टू टेक द डिसीजन मेकिंग। यानी बेसिकली जो डिसीजन लेने का पावर होता है किसी भी सुपीरियर के पास, उसी को तो हम लोग अथॉरिटी बोलते हैं। तो अथॉरिटी रेफर्स टू द पावर ऑफ सुपीरियर टू टेक डिसीजन मेकिंग। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि अगर किसी भी पर्सन को कोई काम दिया गया है, कोई जिम्मेवारी दी गई है, तो वही तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। यानी कि जो भी सबऑर्डिनेट को ड्यूटी असाइन किया गया है उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म करना, इसी को तो हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी आता है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होगा कि एक मैनेजर अपना अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर कर दिया, बट अगर कोई भी यहाँ पे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी ट्रांसफर करना सफिशिएंट नहीं है, साथ में अकाउंटेबिलिटी भी देखना होगा कि अगर काम पूरा नहीं होता है तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन है, उसका जवाबदेही किसके ऊपर आएगा। तो इट इज द आंसरेबिलिटी, यानी अकाउंटेबिलिटी का सिंपल मतलब समझो आंसरेबिलिटी ऑफ सुपीरियर फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ टास्क। अगर सबऑर्डिनेट काम को पूरा नहीं कर पाता है तो आंसरेबिलिटी तो फिर भी सुपीरियर का ही होगा। जवाब तो सुपीरियर को ही देना पड़ेगा कि काम क्यों कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं डेलीगेशंस के। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन में आप इनसे अलग हट करके भी कुछ पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो,
बट ये 6 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये लिख करके आते हो तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्या क्या डेलीगेशंस के इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है कि एक मैनेजर जो होता है वो प्रॉपर डिवीजन कर देता है अपने वर्क का, यानी कि ये वर्क को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है बिटवीन द सबऑर्डिनेट। तो जब एक मैनेजर वर्क का प्रॉपर्ली डिवीजन कर देगा तो ये अपने मेन एरिया पे, अपने कोर एरिया पे कंसंट्रेट कर सकता है, और जो नॉन कोर एरिया था जो ये डेलीगेट कर सकता था, इसने डेलीगेट कर दिया अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट की ओर। तो यहाँ पे पूरा का पूरा टाइम मिल जाता है एक मैनेजर के पास कोर एरिया पे फोकस करने का, और जो नॉन कोर एरिया था मैनेजर्स के लिए वो कोर एरिया बन जाता है हमारे एम्प्लॉय के लिए, जिनको भी वो फर्दर ट्रांसफर किया गया, फर्दर डेलीगेट किया गया है। तो जो नॉन कोर एरिया था उसको भी एम्प्लॉय अपना 100% कंसंट्रेशन के साथ, 100% फोकस के साथ करते हैं, और मैनेजर जो कोर एरिया पे 100% कंसंट्रेशन दे रहा है वो काम तो इसका प्रॉपर्ली हो ही रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही काम को प्रॉपर्ली परफॉर्म किया जा रहा है। अब जब दोनों ही काम इतने प्रॉपर मैनर में किए जाएंगे तो वहां से इफेक्टिव मैनेजमेंट देखने को मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय डेवलपमेंट। अब यहाँ पे एम्प्लॉय को वो काम दिया जा रहा है जो एम्प्लॉय को करना ही नहीं था, यानी जो एम्प्लॉय का काम ही नहीं था वो काम एम्प्लॉय को दिया जा रहा है। तो एम्प्लॉय को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई जो काम मैनेजर का था वो काम हम लोग खुद से कर रहे हैं। तो इस केस में एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, और एम्प्लॉय के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है वो खुल जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो काम मैनेजर का था वो काम हमने करना है, यानी वो काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो वो उसको इतने अच्छे से 100% कंसंट्रेशन के साथ करते हैं कि उनका डेवलपमेंट के लिए, उनके ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। उसके बाद एम्प्लॉय मोटिवेशन। अब यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए इससे बड़ी बात क्या है कि एक सुपीरियर का काम, एक सुपीरियर के थ्रू एक सुपीरियर का काम एक एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया जा रहा है। तो एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे एम्प्लॉय को ऐसा फीलिंग आता है कि अगर इन फ्यूचर हमारा सुपीरियर काम छोड़ के जाता है तो उस केस में सुपीरियर, अगले सुपीरियर हम ही होने वाले हैं, यानी अगले सुपीरियर बनने का मौका मुझे मिल सकता है। तो वो काम को इतने अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ करता है कि वहां पे कहीं ना कहीं उसके अंदर से एक मोटिवेशन, एक इनिशिएटिव निकल करके आता है कि भाई नेक्स्ट सुपीरियर, अगर नेक्स्ट मैनेजर जो है वो हम खुद ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के मोटिवेशन के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। अभी हमने बताया कि जब यहाँ पे फर्दर डेलीगेट किया जाएगा अथॉरिटी का एज वेल एज रिस्पांसिबिलिटी का, तो यहाँ पे मैनेजर का वर्कलोड जो है ये काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, और मैनेजर जो है ये कोर एरिया पे या मेजर एरिया पे फोकस कर सकता है। अब मेजर एरिया में अगर फोकस करेगा तो कहीं ना कहीं इस केस में ये सारा जो एक्टिविटी है वो अच्छे से प्रॉपर्ली परफॉर्म करेगा, क्योंकि नॉन कोर एरिया तो इसके पास है ही नहीं, वो तो ये फर्दर डेलीगेट कर चुका है, और वो नॉन कोर एरिया एम्प्लॉय के लिए कोर एरिया बन चुका है। तो जो नॉन कोर एरिया था उस पर भी 100% कंसंट्रेशन के साथ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और जो कोर एरिया या मेजर एरिया था इस पे हमारा मैनेजर भी अच्छे से काम कर रहा है। तो यहाँ पे मैनेजर का जो वर्कलोड है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद बेटर कोऑर्डिनेशन। अब बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे कि जब काम का प्रॉपर्टी डिवीजन होगा, काम को अच्छे से डिवाइड किया जाएगा तो वहां पे स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, और जब स्पेशलाइजेशन देखने को मिलेगा, काम इतने अच्छे से होगा तो कोई भी डुप्लीकेशन नहीं होगा, और जब डुप्लीकेशन नहीं होगा तो वहां पे हर एक एरिया, हर एक काम को प्रॉपर्ली परफॉर्म करा जाएगा। तो एक बेटर कोऑर्डिनेशन वहां पे सारे लोगों के बीच देखने को मिल जाता है। और लास्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। अब ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ कैसे कि जब हर एक एरिया से, हर एक एस्पेक्ट से अगर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, हर एक एरिया से, हर एक एस्पेक्ट से अगर अच्छे से डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, हर एक एरिया में, हर एक एस्पेक्ट में ग्रोथ हो रहा है कि मैनेजर भी अपना काम प्रॉपर्ली अच्छे से कर रहा है, जो सबऑर्डिनेट है वो भी काम अपना अच्छे से कर रहे हैं, हर एक एरिया में काफी तेजी से ग्रोथ हो रहा है, तो एज अ होल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल जाता है, क्योंकि सारे काम इतने अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ हो रहे हैं, सारे काम प्रॉपर्ली डिवाइड किए गए, स्पेशलाइजेशन देखने को मिल रहा है, हर एक एरिया तेजी से ग्रोथ कर रहा है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल काफी ज्यादा ग्रोथ करता है। तो ये थे गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और नेक्स्ट टॉपिक भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन।
अब देखो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या था, ये हमने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में भी पढ़े थे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फुली सेंट्रलाइज है तो भी वो सही नहीं है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर फुली डिसेंट्रलाइज है तो भी वो सही नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों होना चाहिए। अब यहाँ पे बोलोगे कि सर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन तो आपने बताया नहीं, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्या सेंट्रलाइजेशन और क्या डिसेंट्रलाइजेशन। देखो सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, concentration of power in few hands mainly in top level, यानी जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पावर टू टेक डिसीजन मेकिंग कुछ फ्यू हैंड्स में ही सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, यानी पावर लेने का अथॉरिटी सिर्फ कुछ ही लोगों को दिया जाता, सॉरी जो डिसीजन लेने का अथॉरिटी है वो सिर्फ कुछ ही लोगों को दिया जाता है और मेनली टॉप लेवल को दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी जो भी डिसीजन मेकिंग करेगा वो सिर्फ टॉप लेवल करेगा, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को कोई भी अथॉरिटी नहीं दिया जाता है डिसीजन लेने का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब केवल सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होना भी हमारे सही नहीं, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में काफी ज्यादा लॉसेस देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलते हैं। क्या क्या कि वहां पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाएगा, आपस में कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे फुली सेंट्रलाइज होना हमारे लिए सही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है। और डिसेंट्रलाइज क्या होता है, इट मींस सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल, यानी जब हम लोग अथॉरिटी का सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, यानी कि टॉप लेवल को भी अथॉरिटी दिया गया, मिडिल लेवल को भी अथॉरिटी दिया गया, एज वेल एज लोअर लेवल को भी अथॉरिटी दिया गया। तो जब सारे ही लेवल पे अथॉरिटी होता है, पावर होता है टू टेक डिसीजन मेकिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। बट अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फुली डिसेंट्रलाइज है तो वो भी हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर सारे लोगों को डिसीजन लेने का पावर मिलेगा तो लोअर लेवल पे कुछ वैसे लोग भी काम कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग नहीं है, तो अगर हर एक पॉइंट उनका तक पहुंच जाए तो वहां से जो हमारा सीक्रेट डेटा है वो काफी ज्यादा लीक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज भी होना चाहिए एज वेल एज डिसेंट्रलाइज भी होना चाहिए। अब सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज दोनों कैसे होगा, तो देखो जो मेन जो हमारा डिसीजंस है, मेन डिसीजंस वो पूरा का पूरा टॉप लेवल में आप दे दो कि जो मेन एरिया का डिसीजंस है, जो मेन डिसीजंस है वो पूरा का पूरा कौन लेगा, ये टॉप लेवल ही लेगा। उसके बाद जो उससे जो आपका डेली रूटीन वर्क से रिलेटेड डिसीजंस है वो आप मिडिल लेवल एज वेल एज लोअर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कि जो डेली बेसिस पर डिसीजंस लेने हैं वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे ले सकते हैं, लेकिन जो हमारा मेन डिसीजंस है जैसे फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस हो गया, या कुछ कैपिटल से रिलेटेड डिसीजंस हो गया, या बिजनेस प्लानिंग से रिलेटेड डिसीजंस हो गया, ये सिर्फ टॉप लेवल ही लेके चलेगा, ये मिडिल और लोअर नहीं लेंगे। तो इस केस में यहाँ पे क्या होने वाला है कि काफी ज्यादा डिसीजन मेकिंग देखने को मिल जाता है अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों का सिचुएशन है। तो ये हो गया सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आते हैं डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। अब एक चीज का ध्यान रखना कि ये टॉपिक काफी ज्यादा कंफ्यूज करता है सारे बच्चों को, डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। अब डेलीगेशन में क्या है, काम को फर्दर ट्रांसफर किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि काम को, पावर को फर्दर ट्रांसफर करना है टॉप लेवल से मिडिल और मिडिल से लोअर में। तो सर डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा है, दोनों में तो हम लोग अपने से नीचे वाले सबऑर्डिनेट को काम ही ट्रांसफर कर रहे हैं। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, काफी शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया है कि दोनों में डेलीगेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन, यानी डेलीगेशन जो होता है वो छोटे लेवल पे होता है और डिसेंट्रलाइजेशन बड़े लेवल पे होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि डेलीगेशन को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ा दें तो वो क्या बन जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब ये कैसे, यहाँ पे समझो डेलीगेशन में क्या है, दो ही लोग हैं, एक सुपीरियर है और एक सबऑर्डिनेट है, एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट है, बस दो ही लोग हैं यहाँ पे। तो सुपीरियर अपना अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है एज वेल एज रिस्पांसिबिलिटी भी सबऑर्डिनेट को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी अथॉरिटी सिर्फ दो ही लोगों में सीमित रह रहा है, एक सुपीरियर और दूसरा सबऑर्डिनेट। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन था अभी हमने पढ़ा कि जो अथॉरिटी है वो टॉप लेवल
टॉप लेवल से मिडिल लेवल, मिडिल लेवल से लोअर लेवल, लोअर लेवल से वर्कर, सबको मिल रहा है। तो यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो बहुत सारे लोगों में ट्रांसफर हो जा रहा है। तो अथॉरिटी मल्टीप्लाइड बाई मेनी, यानी दोनों में डिफरेंस क्या आया कि डेलीगेशन में अथॉरिटी सिर्फ 2 लोगों के बीच रहता है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में अथॉरिटी बहुत सारे लोगों के बीच हो जाता है। तो ये था गाइस डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों में डिफरेंट। अब उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की, अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखो हमने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस में। सबसे पहला डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट। अब डेवलप इनिशिएटिव अमंग द सबऑर्डिनेट कैसे कि जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो जो डिसीजन लेने का पावर है वो मिडिल लेवल को भी मिलेगा एज वेल एज लोअर लेवल को भी मिलेगा। तो जो भी मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे एम्प्लॉई काम कर रहे हैं उनको लगेगा कि भाई ये डिसीजन लेने का पावर हम लोग को भी मिल रहा है, यानी हमें भी इतना टैलेंट है कि हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो उनके अंदर से एक इनिशिएटिव निकल करके आएगा कि जो टैलेंट हम लोगों में है वो टैलेंट के बदौलत हम लोग कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो उनके अंदर से जो इनिशिएटिव आएगा वो काफी ज्यादा डेवलप होगा और उनके फ्यूचर्स के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब एक सबऑर्डिनेट जो होगा वो काफी ज्यादा इनिशिएटिव होगा अपने टैलेंट को लेकर के, फ्यूचर डिसीजंस मेकिंग को लेकर के, तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशंस में एक मैनेजरियल टैलेंट भी डेवलप हो रहा होगा फ्यूचर के लिए कि अगर ऑर्गेनाइजेशंस में इन फ्यूचर मैनेजर की रिक्वायरमेंट हुई तो मैनेजर उसको बाहर से ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हमारे सबऑर्डिनेट थे उनमें इतना टैलेंट, इतना इनिशिएटिव डेवलप हो चुका है कि वो मैनेजर्स का सारा काम वो सीख रहे हैं। मैनेजर्स के सारे काम को वो सीख चुके हैं या फिर सीख रहे हैं, तो मैनेजर्स का काम वो कर सकते हैं। कम ट्रेनिंग में देकर के भी उनको मैनेजर का काम दिया जा सकता है, यानी मैनेजर्स की तरह वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यूचर टैलेंट भी डेवलप होने का चांसेस है। यही हमारा सेकंड पॉइंट है, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। यानी जब एम्प्लॉई को अगर मैनेजर्स का काम दिया जाएगा तो उसके पास बहुत कुछ होगा सीखने के लिए, और जब वो किसी भी काम को सीखेगा तो उसमें काफी ज्यादा ग्रोथ और काफी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजरियल टैलेंट डेवलप होगा फ्यूचर्स में। उसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ पे अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो लोअर लेवल को कोई भी डिसीजन लेना है तो उसके लिए टॉप लेवल या मिडिल लेवल से पूछने की जरूरत नहीं है, वहां पे वो कोई भी डिसीजन इमीडिएट ले सकता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में सबके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने का। बट अगर आप सोचो कि अगर सेंट्रलाइज यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होता तो उस केस में अगर कोई भी डिसीजन लोअर लेवल को लेना था तो पहले ये मिडिल लेवल से पूछता, फिर मिडिल लेवल टॉप से पूछता, फिर टॉप रिप्लाई करता मिडिल को, मिडिल रिप्लाई करता लोअर को, तो काफी ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट हो जाता। तो यहाँ पे आपका क्विक डिसीजन मेकिंग होगा, क्योंकि पावर सबके पास है, हर एक लोग अपने खुद का डिसीजन खुद से ले सकते हैं। उसके बाद रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ टॉप मैनेजर। हमने डेलीगेशंस में भी पढ़ा था कि जब हम लोग डेलीगेट करते हैं अपने से नीचे वाले को पावर ट्रांसफर करते हैं तो जो मैनेजर्स है उनका जो वर्कलोड है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है और ये मेन एरिया पे, कोर एरिया पे फोकस कर सकते हैं, कोर एरिया पे इनका कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है और ये काम को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद प्रमोट्स क्रिएटिविटी। अब प्रमोट्स क्रिएटिविटी क्या होता है कि जब भी यहाँ पे आप एक चीज समझो कि जितने ज्यादा एम्प्लॉइज के पास पावर होगा, जितने ज्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय होंगे, उतना ज्यादा फ्रेश टैलेंट मिलने का चांसेस बढ़ जाता है, उतना ज्यादा क्रिएटिविटी मिलने का चांसेस बढ़ जाता है। अब अगर 10 एम्प्लॉय है तो क्रिएटिविटी भी तो सिर्फ 10 लोगों में से ढूंढना होगा, बट अगर 10 के बदले 50 एम्प्लॉय है तो यहाँ पे क्रिएटिविटी 50 लोगों में से निकल के आएगा। अगर 100 एम्प्लॉय है तो क्रिएटिविटी 100 लोगों में से निकल के आएगा। तो जितना ज्यादा एम्प्लॉय होंगे उतना ज्यादा क्रिएटिविटी डेवलप होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन का, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में जितना ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा अथॉरिटी फर्दर डेलीगेट होता है और जितना ज्यादा लोगों में अथॉरिटी डेवलप होगा, अथॉरिटी डेलीगेट होगा, उतना ज्यादा क्रिएटिविटी बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट्स क्रिएटिविटी बिकॉज इट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रमोट्स क्रिएटिविटी। तो आई होप गाइस कि ये सारे चैप्टर, सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए। आज के टॉपिक में हमने आपको कराया सबसे पहला डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंट, उसके बाद सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसका आप प्रॉपर्ली नोट्स बनाना और इस वीडियो को एक बार फिर से आपने देखना तो सारा टॉपिक जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक वीडियो और आएगा इस चैप्टर का और अगले वीडियो में ये चैप्टर्स मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो 3 वीडियो में ये पूरा का पूरा चैप्टर्स ओवर। आप इसके नोट्स बनाओ और उसके बाद एनसीईआरटी का भी लैंग्वेज पढ़ते रहना क्योंकि वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहना और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।